आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। अगले 60 मिनट आप हमारे साथ बने रहिएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे आंख कान खोल के। शुरुआत उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से करेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर केंद्र और योगी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एसपी कार्यकर्ता गले में प्याज की माला पहनकर पहुंचे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आलू प्याज के दाम कम करो। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कृषि कानून के खिलाफ बड़ी संख्या में जमा होकर किसानों ने बड़ी रैली निकाली। इस प्रदर्शन में 30 से ज्यादा संगठन शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने 10 नवंबर से धान खरीदी की भी मांग की है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में कृषि कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। यहाँ किसान बड़ी संख्या में जमा होकर नेशनल हाईवे पर पहुंचे और उसे जाम कर दिया। किसानों ने केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। उत्तर प्रदेश में रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में एक झोला छाप डॉक्टर पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस ने किसी तरह से डॉक्टर की जान बचाई। डॉक्टर पर आरोप है कि उसके इंजेक्शन से एक मरीज की मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बाद वोटिंग के दौरान लोगों की बेचैनी खुलकर सामने आई। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और मिशिगन समेत कई जगहों पर लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले और अपने अपने उम्मीदवार के समर्थन में प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लिव इन में रह रही युवती के परिजनों ने अरविंदो चौकी पर जमकर हंगामा किया। पुलिसकर्मियों के सामने ही युवती और उसके प्रेमी की पिटाई कर दी, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की सब्जी मंडी में भयंकर आग लग गई। इसमें लकड़ी की बनी हुई 30 दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के देर से पहुंचने की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के बर्रा थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद कुछ दबंगों ने मोबाइल की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने बाहर से दुकान पर पत्थर भी बरसाए, दुकानदार पर हमला किया। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के तुलजापुर में भवानी मंदिर को खुलवाने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और संत समाज ने प्रदर्शन किया। मंदिर के बाहर ढोल नगाड़ों के बीच आरती हुई। वहीं मंदिर के आसपास पुलिस बल भी तैनात दिखाई दिया। विशाखापट्टनम तट से कुछ दूरी पर मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास का आगाज हो गया। यहाँ आईएनएस शक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह अभ्यास 6 नवंबर तक चलेगा, जिसमें भारत के मित्र देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। अगली खबर आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई। राजधानी दिल्ली के लोगों का प्रदूषण और कोरोना की दोहरी मार फिलहाल झेल रहे हैं। राजधानी के लोग पहले से ही कोरोना का कहर झेल रहे थे, वहीं अब प्रदूषण की मार लोगों को और ज्यादा परेशान कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण का ये नजारा चारों तरफ है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI डेंजरस लेवल पर जा पहुंचा है। आनंद विहार, मुंडका, अक्षरधाम, ओखला समेत कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। इस तरह बढ़ते पोल्यूशन ने दिल्ली के कई इलाकों में हालत बेहद गंभीर कर दी है। आप देख रहे हैं एक साथ पोल्यूशन की 5 तस्वीरें। दिल्ली में ITO, सिग्नेचर ब्रिज, इंडिया गेट, मयूर विहार, सराय काले खां। पोल्यूशन के ये हालात पूरी दिल्ली में हैं। लोग इससे काफी परेशान हैं। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, सुनिए। दिल्ली के पोल्यूशन मेन तो यहाँ पे जो आपका व्हीकल की वजह से ज़्यादा होता है, और उसको थोड़ा जैसे इवन आउट कर देते हैं तो काफ़ी ठीक हो जाता है। तो कुछ उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए गवर्नमेंट को। काफ़ी ज़्यादा अब सांस फूलने लग गया है। जितना एयर के अंदर कल बहुत ज़्यादा स्मोक थी, तो हमको लग रहा था कि यार पता नहीं आना बंद ही करना पड़ेगा, और थोड़े टाइम में अगर इसी तरह से पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो ये नहीं ऑड इवन को लेके मतलब माइनर स्टेप है, बट हाँ उसकी वजह से भी पोल्यूशन कम हो सकते हैं। और इसके अलावा लॉकडाउन बीच में हुआ था, तो उसमें तो पोल्यूशन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। प्रदूषण पहले से बढ़ गया है। पहले हम जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अब आँखों में जलन होती है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। दिवाली तक तो और भी ज्यादा बढ़ेगा, जिस हिसाब से रात पटाखे चल रहे थे, आतिशबाजी हो रही है लोगों की।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी सख्त हो गया है। एनजीटी ने पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के मामलों की सुनवाई का दायरा एनसीआर से बढ़ाते हुए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया है। एनजीटी की ओर से इन राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। एनजीटी ने इन राज्यों से पूछा है कि वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति कैसी है, इसे सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। दिवाली में पटाखे फोड़ने को लेकर एनजीटी ने पूछा है कि दिवाली से 10 दिन पहले और बाद में इन राज्यों में वायु प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। एनजीटी ने 18 राज्यों से शुक्रवार शाम 4 बजे तक जवाब मांगा है। फिलहाल एनजीटी ने 24 दिन के लिए पटाखे बैन करने को लेकर फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया है। ओडिशा और राजस्थान की सरकारें भी पटाखों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी के नोटिस जारी कर चुकी हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी वजह से केजरीवाल सरकार की भी नींद उड़ी हुई है और इससे निपटने के इंतजाम पर अब केजरीवाल सरकार आगे प्लानिंग कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि केजरीवाल सरकार की तरफ से बैठक हुई जिसमें पोल्यूशन से निपटने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं उन पर चर्चा हुई। पराली जलाए जाने की वजह से प्रदूषण का लेवल खतरनाक रूप ले चुका है। हम लगातार आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पराली जलाने से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में सीएम ने इस बार दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है। क्योंकि पराली जलने का धुआं दिल्ली की तरफ आता है। दुख की बात यह है कि पिछले कई सालों से ये हो रहा है, लेकिन कोई भी ठोस कदम उन सरकारों ने अपने किसानों के लिए नहीं उठाया। सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके दिल्ली के लोगों ने एक समाधान दिया है कि अब पराली जलाने की जरूरत नहीं है। पराली के अंदर हम केमिकल अगर डाल दें, पूसा इंस्टीट्यूट ने एक केमिकल बनाया है, अगर वो केमिकल का छिड़काव कर दें तो 20 दिन के अंदर पराली जो है वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से, और कोरोना, इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और खराब हो रही है। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलकर दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाएंगे। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। देखिए, पराली जलना, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री कारखानों का धुआं और ऊपर से दिवाली आने वाली है, इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिवाली पर पटाखे ना फोड़ें। एनसीआर में हवा की स्थिति कैसी है, ये इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिएगा, समझिएगा। दिल्ली एनसीआर की खास तस्वीरें हैं और बाकी शहरों का हाल अमूमन ऐसा ही है। गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और मुरादाबाद, ये जो दम घोटू हवा है, ये जहरीली हवा आपके और हमारी सांसों के जरिए फेफड़ों तक पहुंच रही है और हमें बहुत ज्यादा बीमार बना रही है। एक रिसर्च में साफ हुआ है पिछले 1 साल में प्रदूषण से मरने वालों की संख्या 16,70,000 है। ऐसे में बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में फिलहाल AQI बना हुआ है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर जरूरत ना हो तो घर से मत निकलिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति है कैसी, ये जानने के लिए जगह जगह इंडिया न्यूज संवाददाता पहुंचे। आप तक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का कहर दोबारा से बढ़ चुका है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको ये मोबाइल पे ये AQI का वेबसाइट दिखाए। इस पे आप देख पाएंगे कि कैसे नंबर दिया गया है 594। 594 यानी इतने पार्टिकल्स हैं प्रदूषण के हवा में। 999 मैक्सिमम होता है, ऑलरेडी 600 के आसपास पहुंच चुका है। कल आपने देखा था कि कैसे दिल्ली एनसीआर में स्मॉग भर चुका था और उस स्मॉग भरने की वजह से आप निकल देखा था कि लेवल्स जो है पोल्यूशन के वो 750 के करीब पहुंच चुके थे। अभी हम आरके पुरम के पास खड़े हैं, आरके पुरम मोतीबाग एरिया में, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैसे इस रिंग रोड की वजह से आरके पुरम मोतीबाग का जो ये इलाका है, ये शायद सबसे ज्यादा पोल्यूटेड इलाकों में से एक है दिल्ली एनसीआर में, और ये हमेशा ही देखने को मिलता है। दिल्ली एनसीआर रीजन इस समय स्मोक की मार झेल रहा है क्योंकि पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में किसान लगातार पराली जो है वो जलाते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से वही हालात दिल्ली एनसीआर रीजन में है। कोविड काल के बाद जिस तरह से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, प्रकृति का एक अलग रंग जो है वो देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स है
वो जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। लोगों को जो है वो पॉल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही है और इसका असर जो है वो अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो। ऐसे में दोनों प्रदेशों की राजधानी यानी कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ शहर में हम मौजूद हैं। मॉडरेट एयर क्वालिटी, आपने अभी देखा कि मॉडरेट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिखा रहा है। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं और वसुंधरा फ्लाईओवर के ऊपर से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप देखिए सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है और ये धुंधलापन लोगों को लगातार परेशान कर रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने का ही ये नतीजा है कि ये जो धुंधलापन है वो छाया हुआ है, क्योंकि ये स्मॉग है। आंखों में जलन हो या खांसी हो या गले में खराश हो, ये सभी शिकायतें लेकर अस्पताल में जो मरीज हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो वो वसुंधरा में 500 के आसपास है। सुबह के वक्त ये हाल है, सोचिए दिन होते होते क्या होगा। और यही नहीं, चिंता सबसे ज्यादा दिवाली को लेकर है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। सामने ये जो आप बिल्डिंग देखने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगी। वो काफी धुंधली है, जबकि वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर नजर आती थी। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों की सांसें फूल रही हैं और मैं अगर आसमान में आपको दिखाऊं तो ये देखिए फरीदाबाद के आसमान में धुंध सी छाई हुई है। दोपहर का वक्त है लेकिन पूरी तरह से धूप नहीं खिल पा रही है और इसके पीछे की वजह है ये आसमान में फैला हुआ धुआं सा, जिसकी वजह से फरीदाबाद के आसमान में पूरी तरह से प्रदूषण फैल चुका है। और कहीं ना कहीं जो AQI लेवल की अगर बात करें तो AQI लेवल भी 300 के करीब 2.5 पहुंच चुका है, जो स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेहद खतरनाक स्थिति में फरीदाबाद का पॉल्यूशन। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ चिमनियों से धुआं निकलता और सड़कों से उड़ती धूल की वजह से ये देख सकते हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम कोशिशों के दावे किए जा रहे हैं, प्रयासों के दावे किए जा रहे हैं, छिड़काव की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पॉल्यूशन है ये दिखाता है कि लापरवाही किस हद तक प्रशासन की तरफ से हो रही है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचाने का मकसद यही था कि आप भी जान सकें हवा कितनी ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली में प्रदूषण कई इलाकों में खतरनाक लेवल को भी पार कर चुका है। ऐसे में कोरोना भी अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है। पिछले कई दिन से कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 5000 से ज्यादा है, जिसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना की तीसरी लहर बता रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं मानती। प्रकाश जावड़ेकर ने सफाई दी, कहा दूसरी या तीसरी लहर कुछ नहीं है। कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में उछाल आया है। मैं समझता हूं कि ये थर्ड वेव इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज सितंबर एंड और अक्टूबर के बिगिनिंग में नीचे आने चालू हो गए थे, 3000 के भी नीचे पहुंच गए थे केसेस। हम लगातार स्थिति के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। हम लगातार स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी हम उठाएंगे। God forbid that there should not be a second wave or the third wave of pandemic all over the country, and I hope it will not be. People will restrain and people will take precautions. प्रदूषण की खबर आपने जानी। अब आगे बढ़ते हुए बात किसानों की। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसानों ने चक्का जाम रखा। किसानों ने केंद्र सरकार के हाल ही में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हमारे संवाददाता भरत शर्मा ने किसानों के चक्का जाम का जायजा लिया, उनसे बात की। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इससे पहले किसानों के द्वारा चक्का जाम भी किया गया था, धरने प्रदर्शन भी किए गए थे और आज राष्ट्रव्यापी आह्वान के ऊपर नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरीके से जाम किया गया। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर किसानों के द्वारा जो है वो पूरी तरीके से चक्का जाम किया गया। ये नेतेवाला जो है वो टोल प्लाजा, यहाँ पर पतली चेक पोस्ट पर भी और मानक सर जो चौक है वहाँ पर भी किसानों के द्वारा जो है लगातार चक्का जाम किया गया। किसान हमारे साथ में, इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी मुख्य मांगे क्या हैं, क्योंकि जो कृषि कानून है वो तो पास कर दिया गया है। अब आपकी क्या मांगे हैं? कि केंद्र सरकार जो बिल बनाए हैं वो बिल वापस ले। अभी तक मुख्य मांग तो वही है हमारी। स्टेट हमारा सहयोग करे, अच्छी बात। जो हमने जन जागृति यात्रा निकाली थी राजस्थान में, लोगों को अभी तक इन कानूनों के बारे में पता ही नहीं था। जब उनको बताया गया तो वो आक्रोशित हुए और आज मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है
जयपुर तक हाईवे जाम होगा। और आगे भी हम ये यात्रा निकाली, यात्रा का पहला चरण था, पूरे राजस्थान में घूम घूम कर किसानों को दिखाएंगे। और जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं, जब तक वो वापस नहीं ले लेती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कृषि बिल का विरोध किसान कर रहे हैं। राजस्थान में जारी गुर्जर आंदोलन के बीच में जाटों ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने राज्य सरकार पर वादा नहीं निभाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि 2017 में हुए जाट आंदोलन समझौता वार्ता के दौरान सरकार ने वादा किया था कि भरतपुर धौलपुर जिलों के जाटों को ओबीसी वर्ग में आरक्षण दिलाने के लिए केंद्र को सिफारिश चिट्ठी लिखेगी और आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी बात को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और फिर अब आंदोलन की मांग की है। राज्य सरकार केंद्र के लिए अपनी सिफारिश की चिट्ठी भेजे। चयनित अभ्यर्थी जो 2013 की विभिन्न विभागों की भर्तियां हैं जिनमें चयन हुआ है, उनको हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार ने अभी तक नियुक्ति नहीं दी। तीसरी मांग थी आंदोलन के दौरान जो मुकदमे लगे हैं, आंदोलनकारियों के मुकदमे वापस लिए जाए। और उधर बिहार के भागलपुर में नरवछिया में नाव पलट गई। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया में गंगा में नाव पलट गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 लोगों को बचा लिया गया। नाव पर 50 से ज्यादा लोग सवार थे। जम्मू के अरनिया सेक्टर में सुरंग मिली है, जिससे बड़ी आतंकी घुसपैठ नाकाम कर दी गई। यहाँ धान की कटाई के दौरान किसान को इस बात की जानकारी मिली। पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारे के रखरखाव का काम पाकिस्तान सिख समिति से छीनकर नए संस्थान को सौंप दिया गया। नए संस्थान में एक भी सिख सदस्य नहीं है। भारत में पाक के खिलाफ प्रदर्शन। सीबीआई ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी को हिरासत में ले लिया। उन्हें 2016 में धारवाड़ के बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के संबंध में हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। विधायक के कॉलेज पर यह कार्रवाई 4 अवैध हिस्से को लेकर की गई। पंजाब में 16 नवंबर से सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही संस्थानों को खोले जाने की अनुमति मिली है। हरियाणा में हिसार के सरसौद बिचपड़ी में किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान NH52 पर बैठ गए, जिससे रास्ते पर जाम लग गया। एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया। क्षितिज के साथ अगेसिया लोस को भी गिरफ्तार किया गया। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दोनों को नाइजीरियन ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र में रायगढ़ के खपोली इलाके में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद भयंकर आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हो गए। हरियाणा के हिसार जिले में नारनौंद में एक निजी स्कूल की बस में स्कूल जा रहे छोटे छोटे बच्चों का वीडियो सामने आया है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि बस में बैठे अधिकांश बच्चे बिना मास्क के दिखाई दिए। छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस को अपनी K9 टीम के लिए 17 नए योद्धा मिले हैं। हरियाणा में पंचकुला के भानु में राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र में 17 मलिनियोस पिल्लों का जन्म हुआ। अमेरिका ने आतंकी ओसामा को मारने के लिए चलाए गए ऑपरेशन में किया था। शेयर बाजार गुरुवार को भारी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 724 अंक उछलकर 41,000 के आंकड़े को पार कर 41,340 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 211 अंक ऊपर चढ़कर 12,120 पर बंद हुआ। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन शाह बांकुरा जिला गए और वहां स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। उन्होंने दावा किया कि अगले साल बीजेपी बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि केंद्र की 80 से ज्यादा योजनाओं का लाभ ममता सरकार गरीबों तक नहीं पहुंचने दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बहुत जुल्म किए हैं और इसी का खामियाजा बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी भुगतेंगी भी, क्योंकि बीजेपी अगले साल यहां सरकार बनाएगी।
प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगण बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। अमित शाह पश्चिम बंगाल के आदिवासियों और SC/ST समाज को पार्टी से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी के सहारे वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति अभी से बना रही है। इसी बीच उन्होंने एक दलित परिवार के घर दोपहर का भोजन किया। वहीं दूसरी तरफ दलित परिवार अमित शाह को अपने बीच पाकर बेहद खुश हुआ। TMC ने इसे पॉलिटिकल स्टंट बता दिया है। इससे पहले भी हमने देखा है नेताओं को, राजनेताओं को इस तरह से गरीब या फिर दलितों के घर जाकर भोजन करने की स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है और यही अमित शाह करते हुए नजर आए। दोपहर में एक दलित परिवार के बीच पहुंचे, उनके घर जाकर भोजन किया। के लिए आखिरी दौर के लिए घमासान मचा हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान लगातार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। चिराग पासवान से खास बातचीत की है पारुल महाजन ने। चिराग जी, बिहार चुनाव में एक सियासी समीकरण ये भी है कि बीजेपी, खासकर मोदी जी, कभी भी आप पर निशाना नहीं साधते। आपने भी अपने कैंडिडेट वही उतारे हैं जहां जेडीयू के कैंडिडेट हैं, जहां बीजेपी है वहां आपने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। तो क्या ये समझा जा सकता है कि बीजेपी और आपने कोई अंडरस्टैंडिंग की है एक दूसरे के साथ नीतीश कुमार से छुटकारा पाने के लिए? देखिए, नीतीश जी से तो खैर बिहार की जनता छुटकारा पाना चाहती है। जहाँ तक रही बात अंडरस्टैंडिंग की, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट हाँ, मैं शुरू से संकल्पित हूँ कि भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा की सरकार बिहार में बननी चाहिए। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी की विकास की सोच पर हमेशा रहा है और इसीलिए मैं हमेशा से चाहता था कि उन्हीं की विकास की सोच वाला कोई व्यक्ति बिहार में मुख्यमंत्री बने। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 सालों में जिस तरीके से बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, मेरा विश्वास नहीं है। मैं नहीं मानता कि नीतीश कुमार जी साथ निश्चय से या नली गली बनाने से बिहार का विकास हो सकता है। इसीलिए मैं शुरू से जरूर चाहता था, कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं है, बट हाँ मेरी तरफ से जरूर था। इसीलिए मैंने भाजपा के सामने मैंने कहीं पे भी प्रत्याशी नहीं उतारे। कुछ 2-3 सीटों को छोड़ दें जहाँ पे हम लोग की फ्रेंडली फाइट हो रही है, उनको अगर हम लोग छोड़ दें तो भाजपा के सामने नहीं। मेरी लड़ाई मौजूदा नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी से थी और मुझे लगता है कि शायद अपनी इस लड़ाई में मेरी जीत सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी दोबारा 10 तारीख के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। चिराग जी, एलजेपी पिछली बार एनडीए के साथ थी, मगर इस बार जो पार्टी है वो चिराग पासवान के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चेहरा मैं जरूर हूँ, पर उससे ज्यादा जो हम लोग का विजन है, जो हम लोग की सोच है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो इतना समर्थन मिल रहा है वो सोच को मिल रहा है। वो एक विकास की ऐसी सोच है जिसमें बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में उसका जिक्र किया। तो ये जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से युवा उत्साहित होकर मेरी सभाओं में आ रहे हैं, उनकी आंखों में जो एक उम्मीद मुझे देखने को मिलती है, बड़ी संख्या में महिलाएं अपना आशीर्वाद मुझे देने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये समर्थन चिराग पासवान से ज्यादा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विकास की उस सोच के लिए है जो पहली बार बिहार को पहले पायदान पर लेके जाने की रेस के लिए है। एक सियासी तस्वीर ये भी है कि चिराग और तेजस्वी के बीच अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जहां जहां नीतीश कमजोर होंगे वहां वहां तेजस्वी और चिराग मजबूत होंगे। तो क्या फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों कोलैबोरेट कर लें और आप दोनों की मिलीजुली सरकार के दर्शन हो बिहार के लोगों को? बिल्कुल भी नहीं, असंभव है ये। देखिए, तेजस्वी की उनकी एक अपनी सोच है। वो लंबे समय तक सत्ता में वो उनका परिवार दोनों रह चुका है, और उसके बाद भी
जिस तरीके से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाना चाहिए था, उसमें वो और उनका परिवार पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। मेरी सोच तेजस्वी या उनकी पार्टी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। तो इसीलिए भविष्य में कोई ऐसी संभावना कि मैं तेजस्वी के साथ जाऊं या राजद के साथ या महागठबंधन के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का कोई समझौता हो, असंभव है ये। हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। इसलिए अलायंस नहीं किया कि कल को आपकी सरकार बन जाएगी इसलिए हम आपके साथ आ जाएं, या आपकी सरकार बच जाएगी इसलिए हमारे विधायक आपका समर्थन कर दे, कभी भी नहीं। 2000 में पापा ने पार्टी को बनाया था और 2000 से लेकर अभी तक 4 के लोकसभा के चुनाव हो, 5 के विधानसभा के हो, 9 के लोकसभा के हो, 10 के विधानसभा के हो, 14 के लोकसभा के हो, 15 के विधानसभा के हो या 19 के लोकसभा के चुनाव, हम लोगों ने हमेशा पोस्ट पोल अलायंस अपना डिक्लेयर किया और उसी के साथ लड़े। अगर परिणाम पक्ष में आए तो सत्ता में रहे, नहीं तो विपक्ष में बैठे। जैसे 2015 में हम लोग विपक्ष में बैठे। आज भी मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ कि अगर मेरे जीते हुए विधायकों का समर्थन होगा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए होगा, ना महागठबंधन के लिए और ना ही नीतीश कुमार जी के लिए। चिराग जी, नीतीश जी की जो संन्यास लेने की घोषणा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें कहना क्या, उन्होंने तो अपने पार्टी के लोगों को ही मझधार में छोड़ दिया। आज तो हम लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे कि भैया बताइए कि पिछले 15 साल आपने क्या किया, और उस सवाल के जवाब में वो संन्यास की घोषणा करते हैं। तो इससे ये अपने आप में प्रमाणित होता है कि उनके पास ए जवाब नहीं है और बी वो इस बात को मान चुके हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी करारी हार निश्चित है, तय है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये सोचते हैं कि इस तरीके की घोषणा करने से जो जांच उनके ऊपर शुरू हो रही है भ्रष्टाचार को लेकर, भले वो 7 निश्चय को लेकर हो, भले वो शराबबंदी को लेकर हो या बाढ़ में राहत सामग्री पहुंचाने को लेकर हो, जो भी जांच उसके उनके ऊपर हो रही है या शुरू होगी, उससे अगर वो बच जाएंगे तो गलतफहमी में उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। उनकी जांच होगी। भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप मैंने उनके ऊपर लगाए हैं बिहार की जनता ने, और वो आरोप जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर लगाया है उसकी जांच होगी और अगर वो दोषी पाया गया तो उनका जेल जाना सुनिश्चित है। चिराग जी, चुनाव से ठीक पहले पिताजी के चले जाने का क्या प्रभाव पड़ा पार्टी पर और आप पर? तो ये व्यक्तिगत तौर पर तो खैर बहुत बड़ा वैक्यूम है। किसी भी बेटे के लिए मुझे लगता है बहुत स्वाभाविक है कि पिता का जाना मतलब ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसके लिए आप कभी भी तैयार नहीं हो सकते। और मेरे लिए तो ये एक ऐसे समय पर आया जब पार्टी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर पर थी, चुनाव सर पर थे, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी जिस वक्त पापा का निधन हुआ। तो व्यक्तिगत तौर पर तो खैर बहुत बड़ी हानि रही है, जिसको एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ है मेरी जिंदगी में जो कि कभी भी नहीं भरा जा सकता है। बट हाँ, पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पास 2 ही विकल्प बचे थे जिस दिन पापा का निधन हुआ। या तो मैं हाथ खड़े कर देता कि अब मुझसे संभव नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, टूट जाता, बिखर जाता, और या फिर दूसरा विकल्प था कि पापा जिस तरीके से मुझे तैयार करके गए हैं, जितनी ताकत मुझे देकर गए हैं, जितनी हिम्मत मुझे देकर गए हैं, वही बोलते थे शेर का बच्चा जंगल चीर कर निकलेगा। तो या तो फिर मैं लगता फिर उस मिशन को पूरा करने, और उसी में मैं लगा। मतलब भगवान ना करे कि किसी और बच्चे को ऐसी किसी परिस्थिति से गुजरना पड़े। बट हकीकत है कि पापा के निधन के 6 घंटे के बाद रात में मुझे लगता है पापा का निधन 6:05 शाम को हुआ, और रात में 12:30 पौने 1 के आसपास मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची घर पर बैठकर मैं तैयार कर रहा था। 8 तारीख को पापा का निधन हुआ, 12 तारीख को पहले चरण के नामांकन की आखिरी डेट थी। तो मेरे पास समय ही नहीं था। और अभी भी मैं कितनी बार मैं बोलता हूँ मम्मी को कि मैंने तो अभी पापा को ढंग से याद ही नहीं किया है। तो मैं सही में अभी तक मैं उनको याद ही नहीं कर पाया हूँ। 10 तारीख के बाद जब आराम से जब समय मिलेगा फुर्सत में, याद करना उनको, बहुत सारा याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। उनके साथ इतनी खूबसूरत यादें हैं। पापा एक्चुअली से पापा ही नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। तो उनके साथ घंटों बैठकर बातचीत करना, उनका भी मुझे लगता है मम्मी को भी हम लोगों से यही शिकायत होती थी। मम्मी बार बार यही बोलती थी कि अरे क्या आप दोनों बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं। पापा कभी भी कोई भी मीटिंग से आएंगे, कुछ आएंगे, घर आएंगे तो सबसे पहले दीपू कहाँ हो, और उसके बाद शुरू हो जाएंगे, ये हुआ वो हुआ, मीटिंग में ऐसा रहा वैसा रहा। या मैं अगर जाऊँगा तो मैं अभी घर जाके हाथ मुंह भी नहीं धोऊंगा कि पापा शुरू हो जाएंगे, अच्छा पहले बताओ क्या हुआ क्या नहीं। तो पहले पापा के पास जाके 1 घंटा 2 घंटा बैठ के उनको पूरा संतुष्ट होते थे कि अच्छा ये रहा। फिर जाता था रूम में, हाथ मुंह धोता था। तो मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त भी खोया, मतलब ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड।
उनकी जगह तो यार कभी कोई नहीं पूरी कर सकता, बट हाँ अभी आपका सपना पूरा करने में लगे हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल, अब पापा का सपने को पूरा करना है। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उन्हीं के साथ बैठकर हम लोगों ने तैयार किया। मुझे याद है अस्पताल में भी घंटों पापा बैठकर इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते थे। चिराग पासवान को आपने सुना, कहा पापा का सपना पूरा करना है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर फिलहाल है। लेकिन इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर तो थमा। सभी पार्टियां पूरे जोर के साथ चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। 7 नवंबर यानी कि शनिवार के दिन तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होनी है। 15 जिलों पर ये वोटिंग होगी। इस तीसरे चरण के मतदान में पहले राजनीतिक पार्टियां, प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, पूरी ताकत झोंक दी। तीसरे और अंतिम चरण बिहार के 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण में 1204 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता ईवीएम में कैद कर देगी। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के आज आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इमोशनल कार्ड खेला है। उन्होंने पूर्णिया की रैली में एक बड़ा ऐलान किया। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका आखिरी चुनाव है और इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्णिया की सभा में उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब सबका दायित्व है, हमारी बहनों का तो दायित्व है ही, भाइयों का भी दायित्व है, बच्चों का भी, बच्चियों का भी दायित्व है। सब लोग मिलकर के एकजुट होके तीर छाप के बगल का बटन दबा करके देसी सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम निवेदन करने आए। और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार के इस इमोशनल कार्ड पर विपक्ष ने भी तगड़ा प्रहार किया है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने हार स्वीकार कर ली है। नीतीश बाबू ने भी हार स्वीकार कर ली है, ये मान करके ये उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश बाबू एक बात जान ले, बड़ी विनम्रता और आदर से हम कहते हैं, आप हार गए होंगे पर आप बिहार को कभी हरा नहीं पाएंगे। बिहार किसी से हारा नहीं, बिहार वीर है, बिहार सूझवान है, बिहार नई सरकार चुनेगा। आप जाइए, टायर्ड और रिटायर्ड सरकार की विदाई का समय आ गया। अब आप अलविदा कीजिए राजनीति को और एक नए नेतृत्व को बिहार में आने दीजिए। और आज जब लौट करके हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। राजनीति कुछ ऐसी ही होती है, बयानों को हाथों हाथ लिया जाता है और नीतीश कुमार के बयान को हाथों हाथ विपक्ष ने भी तंज के जरिए भुनाने की कोशिश की है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के आखिरी चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन बिहार के लोगों के नाम चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में कहा कि बिहार के विकास के लिए नीतीश सरकार बेहद जरूरी है। उन्होंने चिट्ठी में आगे लिखा, लोगों से एनडीए पर भरोसा करने के लिए और बिहार के विकास के लिए नीतीश सरकार को चुनने की अपील की है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ये दोहरा चुके हैं, एक बार फिर से ये सब कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है और इसी के आधार पर बिहार के गौरवशाली अतीत को हम फिर से स्थापित करेंगे। बिहार में विकास की रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। चिट्ठी में आगे वो लिखते हैं, लोगों को भरोसा है कि बिहार का विकास एनडीए सरकार ही कर सकती है। एनडीए ने बिहार में बिजली, पानी, सड़क, इलाज, शिक्षा, कानून व्यवस्था समेत हर क्षेत्र में बहुत से काम किए हैं और ये बिहार की जनता देख रही है। पीएम ने लिखा, बिहार के विकास में कोई कमी ना आए, विकास की योजनाएं अटकी नहीं रहे,
बल्कि भटके भी ना। इसीलिए मुझे बिहार में नीतीश सरकार की जरूरत है और मैं बिहार के लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि वो एक बार फिर से नीतीश सरकार को चुनेंगे, एनडीए पर भरोसा दिखाएंगे। बिहार की जनता के नाम ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। अब बिहार की जनता के नाम ये चिट्ठी प्रधानमंत्री ने लिखी, लेकिन इसे कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने कैसे तीखी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। मोदी जी ने 40 पेज का पत्र लिखे। बिहार की सच्चाई ये है कि मोदी जी की शब्दों पर अब बिहार को विश्वास नहीं रहा। 1,25,000 करोड़ का पैकेज देकर गए थे, परंतु आए 1560 करोड़। बाकी कहां गए, किसकी जेब में गए? विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया? बिहार में कोसी और महानंदा, उनके बाढ़ का इंतजाम क्यों नहीं किया 6 वर्षों में? बिहार विधानसभा के बाद अब बात अमेरिका की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए, इस चुनाव में बाजी किसके हाथ लगेगी, इस पर अभी भी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से बाजी खिसक रही है। वहीं ट्रंप लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन राष्ट्रपति की रेस में लगातार आगे बने हुए हैं। सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में सुपर बॉस की लड़ाई सुपर ओवर तक आ गई है। दुनिया भर की निगाहें अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर हैं, जहां नतीजा फिलहाल आता नहीं दिख रहा है। यूथ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन बहुमत के जादुई आंकड़े 270 इलेक्टोरल वोट से महज 6 वोट की दूरी पर हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप जड़ दिया है और अब ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर में कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू हो गया है। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में सभी वोट बाइडेन के पक्ष में जाने का आरोप लगाया है। ट्रंप की माने तो जॉर्जिया में 53 पोस्टल बैलेट फर्जी थे और तुरंत गिनती रोकने की मांग की। ट्रंप मिशिगन और जॉर्जिया की निचली कोर्ट तक पहुंच गए हैं। हालांकि काउंटिंग रोकी नहीं गई है। वैसे चुनाव के पहले ही फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया की रैली में वो कह चुके हैं कि राष्ट्रपति चुनाव का फैसला शायद इस बार सुप्रीम कोर्ट में हो। अब सवाल यह है कि व्हाइट हाउस पर किसका कब्जा होगा? इसका नतीजा क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा या फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे सीनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जरिए? लेकिन इन सब के बीच ट्रंप और बाइडेन के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका में चुनाव के बीच हिंसा के हालात पैदा होने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं डेनवर में पुलिस से झड़प की खबर है। मिनियापोलिस में ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया है। पोर्टलैंड में तनाव इतना बढ़ गया कि प्रदर्शनकारी हाथ में हथौड़े और राइफल लेकर आ गए हैं। जैसे जैसे चुनावी टक्कर और कड़ी होती जा रही है, दोनों ओर से प्रदर्शन और आक्रामक होते जा रहे हैं। ट्रंप के हाथ 213 इलेक्टोरल वोट आ चुके हैं। हालांकि पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में जीत हासिल करने से वो अब भी राष्ट्रपति पद की रेस में बरकरार हैं। इनके अलावा नेवादा में भी अंतिम नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। अगर बाइडेन केवल नेवादा जीत लेते हैं तो 270 के जरूरी आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ट्रंप को बहुमत हासिल करने के लिए इन चारों राज्यों को जीतना होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी भी जीत का दावा ठोक रही है, लेकिन किसके दावे में दम है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जीत से सिर्फ 6 कदम दूर रहने के बाद भी बाइडेन अपनी जीत का दावा खुलकर क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, चुनाव का एक तरीके से आखिरी दौर चल रहा है और अभी तक की रेस में जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। अमेरिका जैसे हाईटेक देश में चुनाव के नतीजों में देरी होना लोगों को चौंकाता है। इसके लिए अमेरिका के चुनाव में जटिलताएं जिम्मेदार बताई जा रही हैं। वैसे तो अमेरिका में मतगणना पूरी होने के बिना साफ रुझानों के आधार पर नतीजों की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन नतीजों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, जो कि यहाँ हो भी रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में भारत की तरह चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था है ही नहीं और वहाँ हर राज्य के अलग कानून हैं। ऐसे में सभी राज्य अपने अपने कानून के मुताबिक मतगणना करवाते हैं और एक एक करके इन्हीं राज्यों के चुनावी आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो तय कर रहे हैं कौन आगे कौन पीछे। यही वजह है कि कौन जीता और किसे कितने वोट मिले, इसकी आधिकारिक जानकारी सरकारी एजेंसी के जरिए जारी हो नहीं पाती। यहाँ न्यूज एजेंसियों के जारी रुझानों के नतीजों का आकलन किया जाता है, उसी से रिजल्ट साफ होते हैं।
हालांकि मतगणना पूरी होने में सभी जगह अलग अलग वक्त लगता है, ये राज्यों पर डिपेंड करता है। इसीलिए मतगणना पूरी होने और नतीजे आने में कई बार हफ्ते तक लग जाते हैं। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया में जीत का सर्टिफिकेट 7 और 11 दिसंबर को जारी किया जाएगा। ऐसे में जो अभी तक के नतीजे हैं उसमें जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। नतीजे में देरी इस बार कोरोना महामारी की वजह से भी है, ये एक बड़ी वजह अभी तक निकलकर सामने आ रही है। अधिकतर वोटर्स ने डाक मतपत्रों का उपयोग किया है। इनमें बड़ी संख्या में मतपत्र काफी देर बाद पहुंचे। इन्हें गिनने में और ज्यादा वक्त लग रहा है और इसी वक्त लगने के जरिए अब जो देरी हो रही है चुनाव में मतगणना के लिए, उसका इंतजार अभी फिलहाल अमेरिका के लोग तो बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की नजर भी लगातार बनी हुई है। लेकिन अभी तक की रेस में जो बाइडेन आगे और इसीलिए बौखलाए हुए हैं ट्रंप और कह रहे हैं कि वो कोर्ट का सहारा लेंगे। महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर केंद्र और योगी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता गले में प्याज की माला पहनकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब इस वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती के दौरान उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी। हरियाणा के पानीपत में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मौत की वजह बताने से अभी इनकार कर दिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लग गई। यहां इलेक्ट्रिक मोटर में टरबाइन तेल के रिसाव के कारण यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक दारोगा बिना वजह दबंगई दिखाते हुए वीडियो में कैद हो गया। यहां टैक्सी चालक ने दारोगा को कार्रवाई करने की छूट दे दी। और कान खोल के में अब